दोस्तों नमस्कार। आज जिस मुद्दे को मैं उठा रहा हूं, शायद बहुतों के लिए वो कंट्रोवर्शियल हो, लेकिन जब देश हित की बात आती है तो ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यहां पे किसी इंडिविजुअल को नहीं कहा जा रहा है, यहां पे एक पॉलिसी की बात हो रही है। डॉक्टर स्वामीनाथन को मैं भी बहुत सम्मान करता हूं। जिस तरह से उन्होंने हिंदुस्तान में टेक्नोलॉजी को किसानों तक पहुंचाया, हिंदुस्तान की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के माध्यम से एक्सटेंशन सर्विसेज को, केवीकेज को मजबूत करके भारत की खाद्य सुरक्षा में जो योगदान दिया, वो निश्चित रूप से सराहनीय है। उनके इस साइंटिफिक योगदान के लिए हम उसकी सराहना करते हैं और पूरा देश उनका सम्मान करता है। इसीलिए डॉक्टर स्वामीनाथन को देश ने भारत रत्न की भी उपाधि दी है। लेकिन ये कहना कि किसी बड़े व्यक्ति का हर निर्णय राष्ट्र के प्रगति में सहायक होगा, कहीं उसमें कोई कमी नहीं होगी, जो कोई बड़ा व्यक्ति कहेगा उसको आंख बंद करके मान लेना चाहिए, मैं इस फिलॉसफी का आदमी नहीं हूं। हर निर्णय का अपना एक मेरिट और डीमेरिट होता है और अल्टीमेटली टेस्ट ये होता है कि राष्ट्र हित में क्या है। मेरा स्वार्थ सिद्ध हो या ना हो वो अलग बात है, राष्ट्र मेरे से ऊपर है। किसी भी कंपनी से, किसी भी संस्थान से, किसी भी सेक्टर से राष्ट्र ऊपर है। अगर देश बचेगा तो सब कुछ बचेगा, और अगर देश नहीं बचेगा तो बाकी कुछ चीजों का कोई मतलब नहीं रह जाता। दोस्तों, जब हम बात कर रहे हैं आज एक कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट की, मैं कंट्रोवर्शियल इसलिए कह रहा हूं कि इसमें दो तरह के मत हैं। कोई बोलता है बहुत अच्छा है, आंख बंद करके इसको फॉलो कर लेना चाहिए, और एक मत यह है कि यह राष्ट्र हित में नहीं है। और मैं आज इसकी बातें सारी तथ्यों के साथ करने वाला हूं। मेरा यह मानना है कि डॉक्टर स्वामीनाथन जो फॉर्मूला दिया है, कॉस्ट प्लस 50% इक्वल टू एमएसपी, और अब किसान कह रहे हैं कि इस फॉर्मूले को लीगल गारंटी बना दिया जाए, मेरा यह कहना है कि यह फॉर्मूला ही अपने आप में डिफेक्टिव है। तो एक डिफेक्टिव आधार को आप कानूनी रूप में कैसे मान्यता दे सकते हैं? क्योंकि इससे न्याय की जगह अन्याय ज्यादा होगा, और उन लोगों के साथ अन्याय ज्यादा होगा जो वल्नरेबल हैं, जो गरीब हैं, जो छोटे किसान हैं। और देश का जो नुकसान होगा वो अलग, और जो नुकसान होगा वो सिर्फ खेती का नहीं होगा, ओवरऑल देश की आर्थिक स्थिति, ओवरऑल डेवलपमेंट के नुकसान के लिए होगा। और अगर मैं यहां तक कहूं कि जो अगर ये फॉर्मूले को अगर लीगल फॉर्मुलेशन आप बनाने की कोशिश करते हैं तो आपको डेमोक्रेसी छोड़ के कम्युनिज्म की तरफ जाना होगा। आप में से बहुत कहेंगे कि ये कैसे हो सकता है, ये तो अनुचित आर्ग्यूमेंट है, इलॉजिकल जस्टिफिकेशन हो सकता है। लेकिन आज मैं आपके सामने इसकी चर्चा डिटेल में करने वाला हूं कि क्या डॉक्टर स्वामीनाथन का फॉर्मूला उचित है। पहले हम इसकी चर्चा करेंगे, बाद में इसकी हम चर्चा अलग से एक एपिसोड में करेंगे कि क्या अगर हम इसको लीगल गारंटी देंगे तो इसका खामियाजा देश को कहां कहां और किस किस रूप में उठाना होगा। आपको पता है कि मैं बगैर तथ्यों के, बगैर कैलकुलेशन के बात नहीं करता हूं। जिसको भी ऐतराज हो वो मेरे साथ अपने कैलकुलेशन शेयर कर सकता है, मैं उसके लिए तैयार हूं। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को शेयर कर लीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तक अगर आपने नहीं किया है। तो आज के मुद्दे की चर्चा हम शुरू करते हैं। दोस्तों, यह कहा जा रहा है कि डॉक्टर स्वामीनाथन रिपोर्ट किसानों के हित में है। किसानों के हित में है? कौन से किसान? वही किसान जिसके पास मार्केटेबल सरप्लस है। छोटे किसान जिनके पास वो जो सिर्फ अपनी खेती करते हैं ताकि उनको अपना और अपने पशु के लिए चारा मिल जाए, और जिनके पास मार्केटेबल सरप्लस नहीं है, उसको इनसे कोई फायदा नहीं होगा। पहली बात। दूसरी बात, किसान उगाता है एक फसल, खरीदता है करीब 10-15 और फसलें अपने खाने के लिए। उदाहरण के लिए, चावल का किसान चावल उगाता है, लेकिन उसको गेहूं खरीदना पड़ेगा, सब्जियां खरीदनी पड़ेंगी, दालें खरीदनी पड़ेंगी, तेल या तिलहन खरीदना पड़ेगा, पशुओं के लिए चारा खरीदना पड़ेगा, और बहुत सारी चीजें खरीदनी पड़ती हैं एक जीवन यापन के लिए। सवाल यह है कि एक फसल उगाने वाला किसान
क्या बाकी सभी फसलों को एमएसपी पे खरीद पाएगा अपना घर चलाने के लिए? अगर आप ये कहते हैं कि नहीं, किसान के लिए हम स्पेशल कंसेशन करेंगे, तो इसका मतलब आप लीगल गारंटी की बात नहीं कर रहे हैं, पहली बात। दूसरा, फिर आप ये कहेंगे कि पहले हम किसानों को सब्सिडी दें, बिजली में, खाद में, सब जगह पे सब्सिडी दे, और उसके बाद सरकार सारी फसल खरीदे और फिर गरीब लोगों को सब्सिडाइज करके फिर बेचे। इसका मतलब यह है कि एक फसल पे 2 बार सब्सिडी, पहले उगाने में और फिर बेचने में। अगर हम इसका आंकड़ा देखें तो चौंकाने वाले निकलेंगे, और वो आंकड़े भी मैं आपके सामने रखने वाला हूं। पूरी कैलकुलेशन को सिंपल रखने के लिए मैं सिर्फ एक फसल का एग्जाम्पल लूंगा, ताकि हम उस बात को समझें और किस तरह से ये पूरा नुकसान देश का होगा, इसको समझना जरूरी है। 2006 में डॉक्टर स्वामीनाथन ने अपनी रिपोर्ट दी थी। उस समय सरकार किसकी थी? इस देश के सबसे बड़े उस समय इकोनॉमिस्ट माने जाते थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। वो कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री थे। कांग्रेस पार्टी जो हमेशा अपने आप को किसान हितैषी बताती है और ये कहती है कि किसानों के लिए हमने सब कुछ किया है। मनमोहन सिंह जी जो कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट जो 2006 में आई थी, 2014 तक करीब 8-9 साल उस रिपोर्ट पे कोई कार्रवाई नहीं करी, उस रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया। क्या डॉक्टर मनमोहन सिंह को पढ़ना नहीं आता था? बिल्कुल आता था, क्योंकि वो इकोनॉमिस्ट थे। वो ये जानते थे कि डॉक्टर स्वामीनाथन रिपोर्ट बहुत जगह पे कॉन्ट्राडिक्टरी है, और जो उन्होंने सजेशन दिया है कि एमएसपी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस 50%, ये लॉजिकल नहीं है। अन्यथा एक सरकार जो किसानों की हितैषी है, वो इस रिकमेंडेशन को क्यों नहीं मानती? मान लीजिए मनमोहन सिंह जी के पास टाइम नहीं था, वो खेती को शायद नहीं समझते थे। उस समय कृषि मंत्री थे शरद पवार साहब। उन्होंने इस रिपोर्ट को पढ़ा और उनको भी पता था कि यह रिपोर्ट देश हित में नहीं है। जो रिकमेंडेशंस डॉक्टर स्वामीनाथन ने दी, उस समय ब्यूरोक्रेसी में भी और पॉलिटिकल सिस्टम में भी ये बहुत क्लियर मत था कि ये रिपोर्ट पॉलिटिकल है। जो रिकमेंडेशंस हैं, ये किसानों को खुश करने के लिए हैं, किसानों की नजरों में अच्छा बनने के लिए हैं। इसमें ग्राउंड रियलिटी और इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन की बात नहीं कही गई। कैसे रिसोर्स जनरेट होंगे, इसकी बात पूरी रिपोर्ट में नहीं कही गई है। क्या भारत में टैक्स बढ़ाने पड़ेंगे? कहां का डेवलपमेंट फंड काट के इस पूरे सिस्टम में एमएसपी के रूप में देना पड़ेगा, इसकी कहीं जिक्र इस पूरी रिपोर्ट में, स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट में नहीं है। इसीलिए यही कारण था कि 8 साल तक कांग्रेस सरकार ने इस बात को ठंडे बस्ते में रखा। लेकिन जैसा मैं अक्सर कहता हूं कि हिंदुस्तान में जो खेती है, वो इकोनॉमिक सब्जेक्ट कम और राजनीतिक सब्जेक्ट ज्यादा है। इन इंडिया, एग्रीकल्चर इज ए पॉलिटिकल एक्टिविटी, इट इज नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये बात हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। दूसरी जो सबसे बड़ी बात हमें समझनी होगी कि जो फॉर्मूला है कॉस्ट प्लस 50% का, दोस्तों इसका मतलब यह है कि किसी भी रूप में किसानों को कोई इंसेंटिव नहीं होगा, कोई प्रोत्साहन नहीं होगा कि वो एफिशिएंट हों, नई टेक्नोलॉजी अपनाएं और अपने खर्चों को कम करें। इनफैक्ट इस फॉर्मूले से सबसे बड़ी जो समस्या उत्पन्न हो जाएगी कि किसानों को लगेगा जितने दाम बढ़ाएंगे हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में, उतना हमें एमएसपी ज्यादा मिलेगा। क्या ये पूरा फॉर्मूला देश को एफिशिएंसी की तरफ ले जाएगा या इनएफिशिएंसी की तरफ ले जाएगा? किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में अगर आप इनएफिशिएंसी को प्रमोट करते हैं तो इकोनॉमी बर्बाद हो जाती है, सेक्टर खत्म हो जाते हैं। उसका भी मैं उदाहरण आपको बता देता हूं। जब 2010 की अगर मैं कैलकुलेशन करूं, उस समय हमारे हिंदुस्तान में एमएसपी था 880 रुपए मक्के का, और अंतरराष्ट्रीय बाजार था 850 रुपए। हम महंगे थे, अंतरराष्ट्रीय बाजार सस्ता था, ऑलमोस्ट हम साथ साथ थे। लेकिन 2020 आते आते 10 साल में हमारी एमएसपी 880 रुपए से बढ़ के हो गई 1760 रुपए।
760 1000 रुपए के आसपास, 900 रुपए के आसपास बढ़ोतरी हुई। अंतरराष्ट्रीय बाजार जो 850 रुपए के आसपास था, वो बढ़ के मात्र हुआ 1200 रुपए। इसका मतलब हम अंतरराष्ट्रीय बाजार से करीब 550 रुपए महंगे हो गए। जहां पे हम मात्र 30 रुपए महंगे थे, अब हम 550 रुपए पर क्विंटल महंगे हो गए। इसका मतलब क्या हुआ कि जब इतनी महंगाई बढ़ गई तो भारत के मुर्गी पालक जो मक्का के सबसे ज्यादा कंज्यूमर हैं, उन्होंने भारत सरकार को यह कहा कि आप हमें मक्का आयात करने दो, क्योंकि हिंदुस्तान में जो मक्का है वो बहुत महंगा हो गया। अगर आप मक्का आयात करने नहीं दोगे, हमें अगर मक्का महंगा खरीदना पड़ेगा, तो हमारी जो मुर्गियों का उत्पादन है, अंडे का उत्पादन है, वो बहुत महंगा हो जाएगा। और आज तो हम मुर्गी पालन कर रहे हैं, कल को अंतरराष्ट्रीय बाजार से यही मुर्गियां जो उनके प्रोडक्ट्स हैं वो हिंदुस्तान में आयात होने लगेंगे और हम कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा रॉ मटेरियल कॉस्ट इतना ज्यादा है, अंतरराष्ट्रीय बाजार से ऑलमोस्ट डबल के मुकाबले आ रहा है। क्या ये किसी भी इकोनॉमी के लिए उचित है? स्वामीनाथन कमीशन की कहीं पे भी रिपोर्ट में यह नहीं लिखा गया है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे कम किया जाए, और जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा तो क्या भारत सरकार एमएसपी कम करेगी? क्या किसान नेता इस बात के लिए तैयार हैं? मान लीजिए आज उदाहरण के लिए अगर मैं ये कहता हूं कि पंजाब में आप अगर अपने इंटरनेट पे जाएं और सीएसीपी की खरीफ रिपोर्ट जो 2023-24 की है उसके पेज नंबर 140 को पढ़ें, वहां पे साफ लिखा हुआ है कि पंजाब में जो पैडी का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो करीब 850 रुपए के आसपास है, लेकिन एमएसपी है 2183 रुपए पर क्विंटल। और जो एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है हिंदुस्तान का वो है 1455 रुपए। अब मुझे एक बात बताइए कि अगर पंजाब का किसान का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 850 रुपए है, तो 850 पे अगर हम 50% लगा दें तो क्या पंजाब के किसान को मंजूर होगा? या किसान अभी भी कहेगा कि मेरे को 2183 रुपए चाहिए, जो डबल से भी ज्यादा है? क्या किसान नेता इस बात के लिए तैयार होंगे? ऐसा नहीं है। फिर ये आंदोलन करेंगे कि हमें एमएसपी चाहिए, हमारे को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से क्यों जोड़ा जा रहा है? हकीकत यही है दोस्तों। इसीलिए इस बात को समझना होगा कि जो आज हम एमएसपी की बात कर रहे हैं उसमें जो कॉस्ट प्लस फॉर्मूला है ये बहुत ही डेंजरस है। ये इनएफिशिएंसी को प्रमोट करेगा, ये एफिशिएंसी को प्रमोट नहीं करेगा। दूसरी बात, एमएसपी आप किस क्वालिटी को देंगे? अगर उसमें पेस्टिसाइड भरा हुआ है, उसमें कंकर पत्थर भरे हुए हैं, उसमें कीड़ा लगा हुआ है, बारिश से वो मक्का खराब हो गया, फसल खराब हो गई, वो अगर मंडी में आता है, उसमें तो आप यही लिखेंगे ना कि गेहूं, पैडी, मक्का और उसका एमएसपी। कभी भी आपने किसी मंडी की रसीद में लिखा हुआ देखा है कि कीड़ा लगा हुआ मक्का या बारिश से खराब हुई हुई गेहूं या पैडी की फसल और उसका हम डिस्काउंट दे रहे हैं? क्या मंडियों में ग्रेडिंग सिस्टम है? अगर है तो क्या रसीदों पे लिखा जाता है कि खराब मक्का या खराब गेहूं? कहीं पे भी आपने देखा है? मैं हजारों टन मंडियों से खरीदता रहा हूं अपनी जिंदगी में। जब मैं कॉर्पोरेट में एज ए सीईओ एमडी कंपनियां चलाता था, हजारों टन रोज खरीदता था। मैंने तो आज तक नहीं देखा। तो क्या होगा कि अगर आप एमएसपी को और लीगल गारंटी की बात कर रहे हो और कल को अगर खराब मक्का है और मैं उस पर लिख देता हूं मक्का और बाजार के रेट से 20 रुपए या 500 रुपए कम, तो मेरे पे मुकदमा हो सकता है कि आपने मक्का का एमएसपी से नीचे क्यों खरीदा। तब ये कोई इंस्पेक्टर नहीं देखेगा कि ये मक्का सड़ा हुआ है, कीड़ा लगा हुआ है, खराब है। तो ये खतरा भी है, क्योंकि हिंदुस्तान में अभी भी एग्रीकल्चर मंडियों में क्वालिटी सिस्टम नहीं है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हमें समझना होगा कि जैसा मैंने कहा कि मक्के का रेट और अंतरराष्ट्रीय बाजार का रेट सन 2010 में बराबर था। कोविड से पहले अंतरराष्ट्रीय बाजार में और हिंदुस्तान में मक्के के रेट में करीब 800 से 900 रुपए का फर्क आ गया था। अब मेरे को ये बताइए कि हिंदुस्तान की मक्का उद्योग और मक्के का कंज्यूमर जो पोल्ट्री किसान है वो आयात करेगा या हिंदुस्तान के किसान से खरीदेगा? और अगर वो आयात करता है तो हिंदुस्तान के किसान का मक्का कौन खरीदेगा?
और किस रेट पे खरीदेगा, क्योंकि अगर आप उसकी लीगल गारंटी करते हैं तो वो खरीदेगा ही नहीं। उस स्थिति में क्या होगा? क्या भारत सरकार को खरीदना होगा? मैं इसका भी एक उदाहरण आपके सामने रख देता हूं। मैंने एक कैलकुलेशन किया है सिर्फ गेहूं और चावल का, क्योंकि पंजाब के किसान उसी में ज्यादा इंटरेस्टेड है। दोस्तों, एक बात हमें समझनी होगी कि हिंदुस्तान में अगर मैं आंकड़ा लेता हूं 2022-23 का, तो हमने करीब 112 मिलियन टन गेहूं पैदा किया और करीब 135 मिलियन टन मिल्ड राइस पैदा हुआ। कुल मिला के 247 मिलियन टन प्रोडक्शन हुआ। सवाल अब इस बात का यह है कि हिंदुस्तान में कंजम्पशन कितना है। टोटल जो कंजम्पशन है, सारे आंकड़े हम लगा लें तो वो बैठता है 216 मिलियन टन। 247 प्रोडक्शन है, 216 कंजम्पशन है, अब बचा 30 मिलियन टन। अब ये कौन खरीदेगा? एक तरीका है कि इसको कोई नहीं खरीदेगा, किसान के पास पड़ा रहेगा। किसान क्या करेगा? 30 मिलियन टन रख के हिंदुस्तान के जितने गोडाउन है उनमें ये माल पड़ा रहेगा, और ये हर साल प्रोडक्शन हो रहा है। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। पिछले साल का भी माल पड़ा है, इस साल भी जुड़ जाएगा, क्योंकि कंजम्पशन तो आपकी 216 मिलियन टन के आसपास है। इसका मतलब 30 मिलियन टन का गेहूं और चावल का पैसा या तो किसान का फंसा रहेगा, और अगर सरकार खरीदती है, मान लीजिए एवरेज प्राइस हम 20 रुपए लगा लेते हैं सिंपल कैलकुलेशन के लिए, इसका मतलब इस 30 मिलियन टन को खरीदने के लिए भारत सरकार को 60,000 करोड़ रुपए लगाने होंगे उस प्रोडक्ट पे जिसका कोई खरीदार नहीं, क्योंकि जितनी कंजम्पशन थी वो तो 16 में हो गई, 216 में। बाकी जो पड़ा 30 मिलियन टन, ये कहां जाएगा? इसको कौन खरीदेगा? इसका मतलब सिर्फ गेहूं और चावल में 60,000 करोड़ रुपए फंस गए। बाकी फसलें आप जोड़ दीजिए, पिछले साल की फसलें दीजिए, आप हिसाब लगा सकते हैं कि कितना पैसा हिंदुस्तान का गोडाउन में फसलों के नाम पे सड़ रहा होगा, कीड़े खा रहे होंगे। क्या हमारे किसान नेताओं को इस बात की चिंता है? इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि ये मुद्दा इतना आसान नहीं है जितना हमारे जो लोग, पॉलिटिकल लोग हैं, इसको पॉलिटिक्स के हिसाब से देखना चाहते हैं। ये इकोनॉमिक डिजास्टर होगा। इसके अलावा सबसे ज्यादा दुखी कौन होगा? सबसे ज्यादा इसमें परेशान होगा छोटा किसान, क्योंकि वो फसल उगाएगा थोड़ी सी, वो भी अपने घर के लिए। बाकी सब फसलें उसको एमएसपी पे खरीदनी होंगी, क्योंकि नीचे तो वो खरीद ही नहीं पाएगा, इतना पैसा उसके पास है नहीं। वो गरीबी में और धकेला जाएगा, या उसको और सब्सिडी देनी पड़ेगी, क्योंकि मार्केट अब उसके लिए तैयार नहीं। इससे भी ज्यादा खतरनाक चीज, आज भी कंज्यूमर एमएसपी के ऊपर दे रहा है, लेकिन किसान तक नहीं पहुंच रहा। कौन रख रहा है किसान का पैसा? बिचौलिए। एक भी किसान नेता ये बोलने को तैयार नहीं है कि आप बिचौलियों को हटाइए और एपीएमसी मंडियां किसान संस्थाओं को दो, क्योंकि हमारी फसल है, हमें बेचना सिखाओ। हम बेचना जानते हैं, जब हम कोऑपरेटिव चला सकते हैं, अमूल की, शुगर की, फर्टिलाइजर की, बाकी बड़ी बड़ी कोऑपरेटिव हम चला सकते हैं, तो हम मंडियां भी चला सकते हैं। जहां हमें ट्रेनिंग की जरूरत हो आप ट्रेनिंग दीजिए, जहां हमें वेयर हाउस और इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत हो सरकार दे। मैं इससे पूरी तरह सहमत हूं, लेकिन एक बार भी किसान नेताओं ने यह नहीं बोला कि एपीएमसी मंडियों में हमें भागीदारी चाहिए। आप पंजाब का एपीएमसी मंडी का कानून उठा के देख लीजिए, पूरे कानून में किसान का नाम ही नहीं है। आप नेट से डाउनलोड करिए पंजाब का एपीएमसी एक्ट, सिर्फ पूरे एक्ट में अगर आप किसान का नाम ढूंढोगे, पूरे कानून में एक जगह आता है कि एपीएमसी की जो कमेटी बनेगी उसमें एक फार्मर रिप्रेजेंटेटिव होगा, बस। बाकी पूरे कानून में किसान का नाम ही नहीं है। और हम बात कर रहे हैं किसान के वेलफेयर की। एपीएमसी किसान की संस्थाएं हैं, लेकिन उस बेचारे की भागीदारी तक नहीं है। अगर पंजाब की सरकार किसानों के लिए इतनी चिंतित है, तो कम से कम एक मेरा निवेदन मान ले कि आधी की एपीएमसी की दुकानें किसान संस्थाओं को दे दें। ये जो किसान की जत्थेबंदियां हड़ताल कर रही हैं, इनको हर मंडी में कम से कम 10-10 दुकानें दे दें, ताकि ये जो इतना बड़ा जब आंदोलन खड़ा कर सकते हैं तो मंडियां भी चला पाएंगे। इतने नालायक कोई नहीं है पंजाब में। लेकिन ना इन किसान नेताओं की इच्छा है, ना पॉलिटिकल सिस्टम की इच्छा है कि सिस्टम ट्रांसपेरेंट हो। कुल मिला के दोस्तों, जो
खेल है ये एमएसपी का, ये सिर्फ बड़े किसानों का फायदा करता है जिसके पास मार्केटेबल सरप्लस है, और सबसे ज्यादा इसका फायदा होता है बिचौलियों को, क्योंकि मंडियों में जो मंडी कमीशन मिलता है वो परसेंटेज पे मिलता है। हर साल आप एमएसपी बढ़ाएंगे, हर साल कमीशन बढ़ता है। ये खेल है इस एमएसपी का। इसीलिए जो आड़तीये हैं वो हमेशा इस तरह की मांग का समर्थन करेंगे, जो बड़े किसान हैं वो इस तरह की मांग का समर्थन करेंगे। छोटा किसान, मजदूर और आम आदमी बर्बाद हो जाएगा, और दूसरी तरफ देश का पैसा फंस जाएगा जो सिर्फ गोडाउन में सड़ेगा और डेवलपमेंट के काम नहीं आएगा। इसीलिए मेरा यह कहना है कि स्वामीनाथन कमीशन की जो रिकमेंडेशंस हैं उस पे एक बार पूरे देश में खुल के चर्चा होनी चाहिए। हमें हकीकत से मुंह नहीं छुपाना है। हम अगर उस पर चर्चा नहीं करेंगे तो देश का नुकसान करेंगे। मैं समझ सकता हूं कि चाहे सरकार बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो या समाजवादी की हो या किसी की हो, या आम आदमी पार्टी की हो या अकाली की हो, किसानों के मुद्दे पे खुल के बोलने में सबको डर लगता है, क्योंकि हिंदुस्तान में किसान बहुत बड़ा वोट बैंक है और वोट बैंक की राजनीति सबको करनी है। लेकिन दोस्तों, आप और हम तो खुल के बात कर सकते हैं, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया। मैं चाहता हूं इस देश में खुल के दोबारा चर्चा हो। स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट में जो रिकमेंडेशन है उस पर एक बार दोबारा बहस होनी चाहिए, क्योंकि आज करीब 20 साल के आसपास हो गया। इस रिपोर्ट को दोबारा रिव्यू करने की जरूरत है, सूटेबल करेक्शंस करने की जरूरत है, ताकि ये जो मुद्दा है किसानों का, इसको सुलझाया जाए। क्योंकि हिंदुस्तान का किसान गरीब है, छोटा है, उसको कैसे हम मजबूत कर सकते हैं, ये हम सबकी जिम्मेदारी। उम्मीद है आज की चर्चा आपको पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, और फिर मुलाकात होगी और महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।